नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा काले अक्षर नहीं चीनती कविता आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की कविता लिखे जाते वक्त थी। आज भी हमारे शहर से सुदूर गांवों में कई ऐसी चंपा जैसी लड़कियां हैं जो घर की आर्थिक मजबूरियों के कारण स्कूल का मुंह नहीं देख पाई हैं। हम एक तरफ जहां चांद और मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी लाख कोशिशों के बावजूद कई ऐसी लड़कियां हैं जो शिक्षा के अभाव में अपना जीवन नर्क बना लेती हैं। शिक्षा मनुष्य को आत्मनिर्भर और निडर बनाता है, पर हमारे देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां अब तक स्त्री शिक्षा को लेकर लोगों में कोई जागरूकता नहीं पनप पाई है। आज भी लड़कियों को पराई संपत्ति मानकर उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है या उनको लड़कों की अपेक्षा कम शिक्षा दी जाती है। इस आधुनिक समय में यह लैंगिक भेदभाव हम सब के लिए एक शर्म का विषय है। तो आइए कविता को समझने से पहले हम इसके कवि से परिचित होते हैं। त्रिलोचन हिंदी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी में सन 1917 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा। इनकी प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, रोचना मचा और काव्य और अर्थबोध आदि हैं। इसके अलावा हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के आधार पर इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार तथा सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका निधन 9 दिसंबर सन 2007 में हुआ। तो आइए अब हम इस कविता को विस्तार से समझते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि चंपा नाम की एक लड़की की कुछ विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचान पाती है। वह पूरी तरह से निरक्षर है। कवि जब भी कोई कविता या पाठ पढ़ते हैं तब वह बड़े ध्यान से उन बातों को सुनती है। उसे इस बात पर आश्चर्य होता था कि इन काले काले अक्षरों से इस तरह की ध्वनियां कैसे निकल सकती हैं। उसे यह सब किसी जादू से कम नहीं लगता है। उसका कवि को पढ़ते हुए चुपचाप सुनना उसकी पढ़ाई के प्रति आग्रह को दर्शाता है। वह भी इस पढ़ाई और अक्षरों के रहस्य को समझना चाहती है, पर उसके पास समझने का न तो वक्त है और न ही मौका। उसे घर के कई ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जिसके कारण पढ़ाई लिखाई करना लगभग असंभव है। चंपा का निरक्षर रह जाना हमारे समाज के उन अभिभावकों की तरफ भी प्रश्न उठाता है कि वे लड़कियों को यदि उच्च शिक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें अक्षर ज्ञान करने भर शिक्षा तो दे ही सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है। आज हमारी सरकार भी बेटियों को कई तरह की सुविधाएं देती है, उन्हें शिक्षा की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है, पर अभिभावकों की इच्छा शक्ति के अभाव में सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। बच्चों, अब हम इस कविता की अगली पंक्तियों को समझते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। इन पंक्तियों में कवि चंपा का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि वह जितनी अच्छी है उतनी ही चंचल और नटखट है। वह सुंदर नाम के एक ग्वाले की बेटी है। पशुपालन उनका पैतृक व्यवसाय है। सुंदर के पास कई गाय तथा भैंसे हैं। चंपा इन गाय भैंसों को लेकर चरवाही करने जाती है, अर्थात उनको लेकर वह खेतों में या खाली मैदानों में घास चराने के लिए ले जाती है।
यह एक तरह की बाल मजदूरी ही है। घर की खराब आर्थिक स्थिति बच्चों को इस तरह के काम करने पर मजबूर कर देती है। जिस उम्र में चंपा जैसी लड़कियों को स्कूल में पढ़ाई करना चाहिए, उस उम्र में ये लड़कियां घर में खाना पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, गाय भैंसे चराती हैं या घर वालों को खाना पहुंचाने के लिए खेतों में चली जाती हैं। कई लड़कियों को अपना तथा परिवार का पेट पालने के लिए खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती है। वे धान और गेहूं की कटाई तथा रोपाई करने का काम भी करती हैं। यह हमारे देश के लिए अत्यंत लज्जाजनक विषय है। अब तक हमने जाना कि हमारे देश में आज भी लड़कियों को शिक्षा देने में लोग कतराते हैं। जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, उस उम्र में ये लड़कियां घर में खाना पकाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, गाय भैंसे चराती हैं या घर वालों को खाना पहुंचाने के लिए खेतों में चली जाती हैं। कई लड़कियों को अपना तथा परिवार का पेट पालने के लिए खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती है। वे धान और गेहूं की कटाई तथा रोपाई करने का काम भी करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस कविता को पूरी तरह से समझा होगा। इस कविता का शेष अंश हम अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।